बहनोई बहन को घर से निकाल देता, बहन को मिर्गी का दौरा पड़ जाता। अम्मा उसकी हालत देखती तो सदमे से बेहोश हो जाती। मैं कभी अम्मा को संभालती, कभी बहन को। अम्मा की हालत देखती तो मेरा खून उबाले मारने लगता। तंग आकर बहन के कपड़े पहने, मुंह छुपाकर बहन के घर चली गई। फिर उस रात सबसे धूप में चल चल कर मेरी हालत गैर होने लगी थी। बैग में मौजूद पानी की बोतल को देखा तो खाली पड़ी थी। एक नजर आसपास दौड़ाई। शदीद गर्मी और हबसदा मौसम में भी मुकम्मल पर्दे का एहतमाम किए हुए खड़ी थी। सामने देखा तो सड़क की दूसरी जानिब कुछ सायेदार दरख्त मौजूद थे। वहीं एक ठेले वाले ने पानी भी पास रखा हुआ था। सुबह से मैं कई कंपनियों में इंटरव्यू देकर आई थी, मगर हर जगह सिफारिश का राज था। कहीं भी बात न बन सकी। दिल तो चाह रहा था कि ज़ब्त की तमाम हदें तोड़कर रोना शुरू कर दूं, मगर ऐसा कर नहीं सकती थी। काश आज अबू जिंदा होते तो हमें इन मुश्किलात से दो चार न होना पड़ता। मगर खैर, ठेले वाले से इजाजत लेकर जब अपनी बोतल में पानी डालकर बोतल मुंह को लगाई तो अचानक मेरी नजर खुद से कुछ फीट दूर लोगों पर पड़ी। यहाँ सड़क किनारे कई लोग इकट्ठे थे। स्ट्रीट एक्टर नामी रवाज अब पाकिस्तान में भी आ रहा था, जहाँ लोग सड़क किनारे ही हल्के फुल्के ड्रामे और मिजाह से लोगों का दिल लुभाते थे। मैं एकटिक उन लोगों को कितनी ही देर देखती रही। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ड्रामा खत्म हो चुका तो लोग उन्हें पैसे देकर वहाँ से हटने लगे। मेरे तो वजूद में आग लग चुकी थी। फौरन चलकर उनके करीब आई। मुझे देखते ही उनके भी आसान खता होने लगे। वो औरत और मर्द फौरन अपना सामान समेटकर तेज तेज कदम उठाकर चलने लगे, ये जानते हुए भी कि मैं उन्हें आवाजें दे रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी बहन की सास और ससुर ये काम करते हैं। मैंने सास को बाजू गिरफ्त में लिया और गुस्से से बोली कि आप यहाँ ये सब कैसे कर सकती हैं। वो औरत फौरन बाजू छुड़वा कर बोली, तू कौन होती है रोकने वाली? मुझे टोकने वाली? जाकर अपना काम कर। उसका बदतमीजाना लबो लहजा मुझे मजीद चौंका गया। लगी नहीं रहा था कि ये वही औरत है जो सोमो सलात की पाबंद पर्दादार खातून बनकर हमारे यहाँ बाजी का रिश्ता लेकर आई थी। कहने लगी, मैं किसी की सास नहीं, किसी की माँ नहीं। हमें तो जो कोई भी मुट्ठी भर पैसे थमाए हम उसका हर काम कर देते हैं। इतना कहकर वहाँ से चले गए, जबकि मैं कितनी ही देर बुत बनी खड़ी रही। मेरी बहन न जाने किन अजियतनाक लम्हात से दो चार थी। बहनोई इस हद तक भी गिर सकता था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिसने माँ बाप किराए पर रखे थे, न जाने और क्या क्या झूठ बोल रखा होगा। मेरा रुख बहन के घर की जानिब था। वहाँ जाकर मेरे साथ जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी बहन इतने दिनों से जो कर्ब सह रही थी, आज जब वो मुझ पर गुजरा तो एहसास हुआ कि मेरी बहन आखिर कितनी असियतनाक जिंदगी उस शख्स के साथ गुजार रही थी। कानों में क्या रुई घुसेड़ कर बैठी है। कितनी आवाजें दे चुका हूँ, आकर हमें खाना पेश करो। बहनों की गर्जदार आवाज एक बार फिर गूंजी थी। पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वजूद काम कर रह गया। मैं मुट्ठियां भींचे डरी सहमी वहीं कमरे में खड़ी होकर देखती रही। दिल चाहता था कि अभी ये जमीन फटे और मैं इसके अंदर समा जाऊं, मगर वहीं दूसरी जानिब बहनोई से खौफ भी आ रहा था। अगर कमरे से बाहर निकल गई तो न जाने वो मेरे साथ क्या कर दे। मैं डरी सहमी कमरे में ही खड़ी थी जब कमरे से बाहर से मुझे भारी कदमों की चाप सुनाई दी। अगले चंद लम्हों बाद बहनोई ने एक झटके से दरवाजा खोला और गुस्से से चिल्लाकर बोला, ऐसे नहीं मानेगी तू। मैं आंखें नीचे सांस रोक कर रह गई। काश मैं यहाँ आती ही ना। इस पल तो गम गुस्से से तैश में आकर मैं कदम उठा गई कि जाकर बहनोई को सबक सिखाऊंगी। मगर अब जब पहुंची तो मेरे आसान ही खता हो चुके थे। मुझे तो अब मालूम पड़ा कि मेरा बहनोई अपने दोस्तों को बुलाकर मेरी बहन के साथ, मेरे अब्बू की वफात को 6 साल बीत चुके थे। हम दो बहनें अपनी माँ के साथ एक बोसीदा से घर में रहा करती थी। अब्बू की पेंशन से ही अब हमारे घर का खर्च चला करता था। उनके जाने के बाद तो हमारी जिंदगियां बदल कर रह गईं। सभी रिश्तेदार जो अब्बू के होते हुए हमारे यहाँ आया करते थे, उनकी वफात के बाद सभी ने हमसे किनारा कर लिया था कि अगर अब हमदर्दी जताई तो 3 अफराद की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर आ जाएगी। सब हमदर्दी के 2 बोल बोलकर अपनी जिंदगियों में खुश खुर्रम रहने लगे, जबकि हम माँ बेटियां रिश्तेदारों का चेहरा तकती रह गईं। धीरे धीरे तमाम तर जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। जब राशन बिल्कुल ही खत्म हो गया तो अम्मी कहने लगी कि तुम लोग फिक्र न करो बच्चियों, मैं तुम्हारे मामू के यहाँ जाकर बताती हूँ, वो जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। मैंने गहरी सांस खारिज करके अम्मी को देखा और फिर कहने लगी कि अम्मी, मामू तो खुद उस रोज हमारे यहाँ आए थे जब अब्बू की वफात हुई थी। दोबारा तो झूठे मुंह भी हमारी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आए। भला वो कैसे हमारी मदद करेंगे। अम्मी मुझे डांट कर बोली, ईमान तुम अभी छोटी हो, बड़ों के मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं। अम्मी मामू के यहाँ चली गई, जबकि मैं बड़ी बहन के साथ बैठी उनका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अम्मी वापस आई तो चेहरे पर उम्मीदी के कोई आसार न थे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, ऐसे लगता था सारे रास्ते वो रोती रही हैं। घर आते ही गिरने के अंदाज में बिस्तर पर बैठ गई। मैंने झट से पानी ला कर दिया। बड़ी बहन अम्मी से पूछने लगी कि आखिर क्या बात हुई। अम्मी का वजूद कब कपा रहा था। जब मजीद जब्त न कर सकी तो फूट फूट कर
हम दोनों को सीने से लगाए रोने लगी। अम्मी मामू के यहाँ गई तो मामू ने उनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। कहने लगे मुझ पर मेरे घर की जिम्मेदारियां ही बहुत हैं, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। अम्मी सिसक सिसक कर रो रही थी। उनको रोता देखकर हम बहनें भी रोने लगी। अम्मी रोकर बोली सच ही कह गए थे बड़े बुजुर्ग कि मायका सिर्फ माँ बाप से ही होता है। भाई जितना भी बहनों के साथ मुखलिस हो मगर शादी के बाद उसका रवैया भी बदल ही जाता है। अम्मी की बात सुनी तो दिल में दर्द की टीसें सी उठने लगी। अम्मी का चेहरा साफ करते हुए बोली कि हमें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं, हम तीनों ही एक दूसरे के लिए बहुत हैं और मिलकर कोई न कोई काम भी ढूंढ लेंगे। अम्मी हमारी खातिर खुद को संभालने लगी। मेरे अब्बू ने कई अहबाब को कर्ज दे रखा था। उनकी वफात के बाद मेरी माँ उनके यहाँ भी गई और जाकर कहा कि हम पर मुश्किल वक्त है, हो सके तो कर्ज वापस कर दें। मगर वो टका सा जवाब दे देते कि मरने वाले के साथ साथ सारे हिसाब किताब भी खत्म हो चुके हैं। कुछ ने ये कह दिया कि वो उनकी हयात में ही हमने वापस कर दिया था। घर में फाकों की नौबत आने लगी तो अम्मी कहने लगी मैं किसी कोठी में काम करना शुरू कर देती हूँ। हालात की नजाकत को समझते हुए अम्मी ने काम ढूंढ लिया, जबकि मैं और बड़ी बहन अपनी काबिलियत के मुताबिक नौकरी ढूंढने लगे। मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। चंद माह बाद कई दफ्तरों के धक्के खाए तब जाकर कहीं हमारे अब्बू की पेंशन हमें मिलना शुरू हुई थी। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा कमाता था, खाते पीते घराने से उसका ताल्लुक था। सबसे बढ़कर ये कि वो नेक सीरत लोग थे। अम्मी ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे पास जहेज देने को तो कुछ भी नहीं सिवाय दुआओं के। इसके बावजूद वो खुशी खुशी मेरी बहन को ब्याह कर घर ले गए। मेरा बहनोई इंतहाई कमगो और अच्छे अखलाक का मालिक था। शादी के चंद रोज बाद तक बहन आती रही। उसको खुश देखकर मेरी अम्मी भी खुश थी, बस दुआएं देती रहती कि खुदा तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। चंद रोज यूं ही गुजर गए मगर बहन दोबारा हमारे यहाँ न आई। अम्मी कहने लगी ये बानो दोबारा क्यों ना आई, बहुत याद आ रही है उसकी। मैं अम्मी से कहती कि अब बाजी अपने घर की हो गई हैं, अपने ही कामों में लगी हुई होंगी। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जो ही खोला तो सामने मेरी बहन खड़ी थी। चादर ढलक कर कांधों पर आई थी, जबकि बाल बिखरे हुए थे। आंखों में आंसू लिए वो अंदर दाखिल हुई और मुझ पर गिरकर कांपने लगी। मैंने बहन की ये हालत देखी तो चीख उठी। मेरी बहन को मिर्गी का दौरा पड़ गया था, मगर उसे अचानक मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई थी कि ये हुआ क्या है। अम्मी ने जब बहन को खराब हालत में देखा तो बेहद परेशान हो गई थी। अब उनके हाथ पैर मसलने लगे। कुछ देर बाद उनकी हालत बहाल हुई तो अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी सिद्दीक बिल्कुल भी अच्छा शौहर नहीं है, वो बहुत बुरा है, आप सोच भी नहीं सकती अम्मी उसने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी ने बहन की हालत देखी तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। वो तेज तेज सांस लेते हुए हाँफने लगी। वो भी वहीं फर्श पर बेहोश हो चुकी थी। माँ की हालत देखी तो बहन से ध्यान हट गया। मुझे अम्मी की फिक्र होने लगी। फौरन उनको अस्पताल लेकर गए, जहाँ ये पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है। मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर भींचा था। पहले अब्बू हमें छोड़कर चले गए और अब अम्मी को ये बीमारी। मैं और बाजी कितनी ही देर गले लगकर रोती रही। बाजी इसका कसूरवार भी खुद को ठहरा रही थी। कहने लगी कि मैं ही इन सब की जिम्मेदार हूँ। काश मैं अम्मी को कुछ न बताती। अम्मी के सामने उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त रखा। तब इस रोज मेरा बहनोई भी बहन को लेने आया। माँ उस वक्त सो रही थी। गुस्से से कहने लगा कहाँ है पैसे। बहन कब कपा कर रह गई तो मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि खुदारा अपना रवैया अम्मी के साथ दुरुस्त रखे। वो दिल की मरीजा है, आपको जितने पैसे चाहिए वो आपको मैं दे दूंगी। मजबूरन उसने माँ के सामने रवैया ठीक रखा और ये जताया कि वो बहन के सामने शर्मिंदा है। वो मेरी बहन को लेकर चला गया मगर धमकी आमीज लहजे में बोला कि मुझे पैसे हर हाल में चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास जो जमा पूंजी थी उसमें से कुछ पैसे बहन को दे दिए। पैसों का क्या था, बस मेरी बहन का घर बसा रहे। मगर ये तो अब मामूल बन चुका था। चंद रोज गुजरते तो फिर मेरी बहन घर आ जाती। माँ के सामने आखिर वो कितना खुद को छुपाती। जब भी वो शदीद सहमी हुई या दुखी होती तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाया करता था। मेरी बहन की हालत देखकर मेरी माँ रोने लगती कि उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती और मैं बाल नोच कर रह जाती कि आखिर मैं क्या करूँ। न बाप मौजूद था न ही कोई और सरपरस्त। बहनोई के मामले में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो आंखें बंद करके उन पर एतबार कर गए। बहनोई न जाने इतने पैसे कहाँ इस्तेमाल कर रहा था। उसने तो सारी जमा पूंजी लेकर बेच डाली। जब बहन से पूछती तो वो खामोश हो जाती। बहनोई का रवैया तो अब उसके मोहल्ले वालों से भी ढका छुपा नहीं रहा। हम सब कुछ जानने के बावजूद मजबूर थे। अगर कहीं जल्दबाजी में उठाए गए कदम से मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाता तो हम इतना बड़ा नुकसान उठाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। उस रात जब हुआ उसके बाद तो जैसे मेरे अंदर आग से जलने लगी। मेरी माँ की तबीयत उस रोज काफी खराब थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। दवाइयाँ इस कदर महंगी थी कि पर्स में पैसे ही न बचे। वही मेरे स्कूल से नौकरी भी छूट चुकी थी। मगर खैर माँ की दवा जरूरी थी, इसीलिए मैं दवा लेकर घर आई। माँ को खाना खिलाया और सुला दिया। रात के 12:30 बज रहे थे जब दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक होने लगी। मैं बौखला कर उठ बैठी और उस वक्त कौन आ सकता है। डरते डरते दरवाजे तक आई और जब पूछा तो बाहर से आने वाली आवाज ने मेरा वजूद झंझोड़ कर रख दिया। मैंने फौरन दरवाजा खोला। मेरी बड़ी बहन मारे खौफ के कांप रही थी। मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त वो यहाँ। मैंने जब उसका हुलिया देखा तो दिल कांप उठा। उसके माथे पर जलने के निशान थे, बाजू अलग झुलसे हुए थे। मैं बहन को अलग कमरे में लेकर गई।
जब पूछा तो जो उसने बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई, दिल में आग की भट्टी जलने लगी। मैंने बहन से कहा कि तुम अब उस दरिंदा से शख्स के यहाँ नहीं जाओगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने। सारी रात में यूं ही जलती कुड़ती रही, बहन का सोचती या नौकरी का। एक तो मुसीबतें भी एक साथ ही हमारे घर की राह देख चुकी थी। अगले रोज मैं कई जगह इंटरव्यू के लिए गई थी, मगर कहीं भी कोई खास रिस्पांस न मिला। मैं थकी हारी जब सड़क किनारे आकर खड़ी हुई तो मुझे बहन के सास ससुर दिखाई दिए, जो सड़क किनारे तमाशा दिखाकर पैसे कमा रहे थे। मुझे देखकर वो भी हड़बड़ा गए। पूछने पर पता चला कि वो तो बहनोई के किराए के माँ बाप थे। हकीकत में तो उसका कोई भी वाली वारिस नहीं। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो चुका था। न जाने बहनोई मेरी बहन के साथ क्या कुछ करता रहा। वो तो बेचारी कुछ बोलकर बताती भी ना थी। दिल में एक आग चल रही थी, जी चाहता था बहनोई का मुंह नोच लूं। आखिर उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। मैं घर वापस आई और बहन के कपड़े पहनकर उसका बुर्का पहना। मेरा रुख बहन के घर की जानिब था। दिल में उस पल तो सिवाय नफरत के और कुछ भी ना था। शाम हो चुकी थी। जब बहनोई के घर पहुंची तो वो घर में अकेला नहीं था, बल्कि उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे। मैं ना आगे जा सकती थी न वापस। बहनोई नशे में धुत था। कहने लगा, आ गई तू, तेरा ही इंतजार था। मुझे तो लगा था कि तू आएगी ही नहीं। चल शाबाश, हमारे लिए कढ़ाई गोश्त बना कर ला और पैसे दे जो लाई है मैके से। बहनोई के दोस्त मुझे अजीब चुभती नजरों से देख रहे थे। मैं सारी कहानी समझ गई कि बहन की आखिर हालत होती क्यों है। वजूद कांप कर रह गया। फौरन चलकर कमरे में गई और हाँफने लगी। कितनी ही देर बहनोई बीवी समझकर बुलाता रहा, मगर मैं न गई। हद तक उसके दोस्त भी घर से चले गए। कैसा खबीस शख्स था, मेरी बहन को असियत देता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी बहनोई अंदर दाखिल हुआ। मुझे और कुछ न सूझा तो सोने का बहाना बनाकर बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गई। बहनोई भी नशे में धुत था। जो कुछ देर पहले गालम गलोच कर रहा था, अब खामोश होकर करीब आने लगा। मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। जो ही बहनोई बदबूदार वजूद लिए मेरे करीब आया, अगले ही पल मैंने अपने हाथ में मौजूद कांच का टुकड़ा बहनोई के गले में पैवस्त कर दिया। बहनोई तड़प तड़प कर फर्श पर गिर गया, चीखने चिल्लाने लगा। मैं खौफ के मारे आंखों पर हाथ रख गई। कल रात उसे अपने दोस्तों के सामने मेरी पाक दामन और बापर्दा बहन के सर से चादर की, फिर सिगरेट जला जला कर उसके बाजू और माथा जला डाला। गलती सिर्फ ये थी कि बहन ने बहनोई के आवारा दोस्तों के सामने जाने से मना कर दिया था। बहनोई तड़प तड़प कर साकित हो चुका था। शौहर तो बीवी का लिबास हुआ करता है। बहनोई जैसे लोग तो बेहया और बद किरदार हुआ करते हैं, जिनमें गैरत नहीं होती। मैं खामोशी से वापस घर लौट आई। 2 दिन बाद बहनोई को मुर्दा हालत में पड़ोसियों ने देखा तो फौरन पुलिस बुलवाई गई। पुलिस को बीवी पर शक था, मगर पूरा मोहल्ला बतौर गवाह बोला कि बीवी तो कई रोज से यहाँ मौजूद ही ना थी। कई माह बाद ये केस भी बंद हो गया। ये राज सिर्फ मेरे सीने में ही दफन रह गया कि आखिर राज क्या है। बहन को बहनोई के जाने का कोई गम ना था। माँ भी बहन को देखकर सुकून में थी। मगर खैर, मेरी बहन ने दोबारा शादी नहीं की, बल्कि माँ के साथ रहकर मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देने लगी।